क्या आप जानते हैं, इस घर में रहता था एक परिवार जिसमें थे पिता, बेटा और बेटी, लेकिन माँ नहीं थी। अब माँ के बिना घर घर कहाँ होता है, केवल चार दीवार ही रह जाती है। फिर भी जिंदगी पटरी पर अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर जैसा होता है वैसा था नहीं। शहर के सबसे जाने माने अमीर लोगों में से एक जो पॉश इलाके में रहते थे। आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान है। आखिर परिवार के अंदर ऐसा क्या हुआ, कौन कौन सी परेशानियां इनको घेरे हुई थीं, जो ऐसा दिन देखना पड़ गया। परिवार का अलग एंगल, पड़ोसियों का अलग एंगल और पुलिस की अलग थ्योरी, कई वजहों से घिरा हुआ ये केस है। आइए समझते हैं सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं मानवेंद्र सिंह रजावत केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहीं आशियाना कोतवाली इलाके में सेक्टर एल करके एक कॉलोनी पड़ती है, जहां पर ये 3 मंजिला मकान मौजूद है। इसी घर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, एक अमीर कारोबारी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कारोबारी का नाम है मानवेंद्र सिंह रजावत। उम्र करीब 49 साल के आसपास होगी। इनके परिवार में 2 और लोग हैं, एक बेटा 21 साल का अक्षत प्रताप सिंह रजावत और एक बेटी 17 साल की कृति। मानवेंद्र जी की पत्नी नहीं है, उनका 2018 के आसपास स्वर्गवास हो गया था। उनको लेकर भी कई थ्योरीज चल रही हैं, जो आपको आगे बताएंगे। मानवेंद्र जी शहर के एक जाने माने शख्सियत थे। इनका वर्धमान पैथोलॉजी के नाम से पैथोलॉजी लैब्स हैं, जो शहर के कई अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। करीब 18 लैब्स बताए जाते हैं। इसके अलावा 3 शराब के ठेके भी चलते हैं। इनका प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के अंदर भी काम है। इस घर के ऊपर 2 मोबाइल टावर्स भी लगे हैं, उनसे भी किराया आता है। ये एक करोड़पति आदमी थे। वहीं इनका बेटा 12th कर चुका है और TSM यूनिवर्सिटी से BBA की पढ़ाई कर रहा है। पहले इन्होंने नीट की तैयारी की, फिर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने लगे। 2025 में BBA की अंडर ग्रेजुएट डिग्री शुरू की थी, जो कि 3 साल की होती है। इनकी छोटी बहन कृति भी एक जाने माने स्कूल में पढ़ाई करती है। तो ये तीनों लोग इस मकान में सबसे ऊपरी फ्लोर पर रहते थे। सेकंड फ्लोर पर मानवेंद्र जी के भाई अरविंद सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसमें इनकी पत्नी नम्रता और 2 बच्चे हैं। अरविंद जी यूपी पुलिस में एक ऑफिसर हैं। इनकी पोस्टिंग सचिवालय में थी। घर का जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर कुछ कमरे और पार्किंग बनी है। ये एक तरह से मेहमानों के लिए है या फिर किराएदार रहते हैं। मानवेंद्र और अरविंद भले अलग अलग फ्लोर पर रहते हों, लेकिन खाना एक में बनता था। इस परिवार का मूल रूप से घर जालौन जिले के उदोतपुरा नामक इलाके में है। गांव में मानवेंद्र जी के पिता सुरेंद्र पाल सिंह और बाकी परिवार के लोग रहते हैं। पिता भी यूपी पुलिस में सेवा कर चुके हैं, पर अब रिटायर्ड हैं। घटना से करीब 25-26 साल पहले मानवेंद्र गाँव से निकलकर लखनऊ शहर में आए थे पढ़ाई के सिलसिले में। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी यहीं पर रहने का फैसला किया। बताया जाता है कि इन्होंने अपना कारोबार केवल 5000 रुपए से शुरू किया था। पहले ये घर घर जाकर ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किया करते और लैब में जाकर टेस्ट करवाते। फिर अपना खुद का लैब ओपन किया। धीरे धीरे करके 18 लैब ओपन कर लिए और भी कई सेक्टर्स में अपने हाथ आजमाए। जिस काम में ये जुड़े सब में सफल हुए। ये अपनी बहन का कन्यादान भी स्वयं करते हैं। अपने परिवार से बहुत प्रेम किया करते हैं। जिस कॉलोनी में फिलहाल ये रह रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी अच्छी जान पहचान थी। समय समय पर इवेंट्स भी करवाते हैं, रामलीला भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अपने बेटे अक्षत को भी काम में इन्वॉल्व करते जा रहे थे, ताकि वो भी समय के साथ बिजनेस को समझकर आगे बढ़ाए। काकोरी इलाके में इनका एक पैथोलॉजी का ब्रांच था। अक्षत को उसकी जिम्मेदारी सौंपी। बेटे को सैलरी भी दिया करते हैं, करीब 27,000 रुपए पर मंथ। मीडिया के अनुसार शराब का एक ठेका भी सौंपा था। उसको चलाने के लिए सैलरी मिलती थी 17,000 रुपीज। बेटा कॉलेज की पढ़ाई के बाद बिजनेस की देखरेख करता। अक्षत की भी कॉलोनी में अच्छी छवि थी। जब यहाँ पर रामलीला होता तो ये कभी रावण बनता तो कभी भगवान परशुराम जी का किरदार निभाया करता। मीडिया के अनुसार कभी रावण के बेटे मेघनाथ का भी किरदार निभाता। एक वीडियो भी सामने आया रामलीला के समय का, जिसमें अक्षत परशुराम जी की एक्टिंग कर रहा है। ये सीन राम जी द्वारा पिनाक धनुष खंडन और सीता जी स्वयंवर के समय का है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी संवाद कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा परिवार मिलनसार और अच्छे स्वभाव का था, किसी भी चीज की कमी नहीं। अब बढ़ते हैं फरवरी 2026 में। 9 फरवरी को गांव में मानवेंद्र के पिताजी ने भागवत कथा का आयोजन कराया, लेकिन उसमें ना तो मानवेंद्र शामिल होते हैं और न ही इनके बेटे अक्षत। किंतु मानवेंद्र के भाई जो पुलिस में हैं, ये गांव जाते हैं। इन्होंने 12 फरवरी से 22 फरवरी तक छुट्टी ली थी। गांव में घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर भी काम था, उसके लिए भी गए थे। पर ये अकेले ही जाते हैं। इनका परिवार लखनऊ में ही था। इनकी पत्नी नम्रता जी घर पर ही रुकी, क्योंकि घर कौन संभालेगा, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। वैसे इन दिनों शादी का सीजन भी चल रहा था। कॉलोनी में आसपास कई जगहों पर मैरिज हॉल भी बने हुए हैं, जहां पर अक्सर शादियां होती हैं। अब 19 फरवरी 2026 की डेट आई। आज मानवेंद्र जी को किसी जानकार की शादी में जाना था। ये शाम को अपने किसी करीबी के साथ शादी का फंक्शन अटेंड भी करते हैं। फिर वहां से छूटने के बाद करीबी शख्स तो वापस घर लौट गए, लेकिन मानवेंद्र जी को किसी और दूसरी शादी में भी जाना था। ये वहां पर भी गए।
उसके बाद देर रात को वापस आते हैं। दोनों बच्चे घर पर पिता का इंतजार कर रहे थे। बेटी का तो एग्जाम चल रहा था, इसलिए वो जगी थी और पढ़ाई कर रही थी। अब अगला दिन 20 फरवरी की सुबह होती है। मानवेंद्र जी सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास जगते हैं, तैयार होते हैं। फिर बेटे अक्षत को जगाकर कहा कि ये किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं, कल यानी 21 फरवरी की दोपहर तक लौटेंगे, तुम उठकर दरवाजा बंद कर लो। इसके बाद ये चले गए। हालांकि इनके पास एक कार थी, मारुति ब्रेजा। इस पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है। अब पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, भाई भी पुलिस में है। 20 फरवरी का दिन भी नॉर्मल सा होता है। अक्षत ने अपनी चाची नम्रता से कहा कि आज ये पनीर खाएगा। ये पनीर लेकर आता भी है, उसकी सब्जी बनती है। बहन कृति का एग्जाम है तो वो पढ़ाई कर रही थी। मीडिया के अनुसार ये 20 तारीख को एग्जाम देने भी गई, 21 को भी था। तो अब 20 फरवरी का पूरा दिन बीत जाता है। मानवेंद्र जी की आदत थी कि ये रोज सुबह में घर से बाहर आकर वॉक किया करते थे। लोगों से बातचीत भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जिससे इनकी आस पड़ोस के लोगों से भी काफी दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक दोस्त ने मानवेंद्र जी को किसी काम से कॉल किया, पर वो फोन नहीं उठाते, मोबाइल स्विच ऑफ था। इनके पास 3 मोबाइल फोन्स थे, तीनों के सिम कार्ड भी एक्टिव थे। दोस्त बारी बारी तीनों नंबर्स पर कॉल करते हैं, लेकिन सभी के सभी फोन स्विच ऑफ। इस चीज से थोड़ी हैरानी भी होती है। दोस्त ने मानवेंद्र के एक पड़ोसी धर्मेंद्र जी को कॉल किया। उनको बताया कि मानवेंद्र फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है, एक बार घर जाकर पूछो क्या हो गया। उस समय बेटा अक्षत घर के बाहर ही खड़ा था। इसको घर पर राजा के नाम से भी बुलाते हैं। धर्मेंद्र जी ने इससे इसके पिता के बारे में पूछा। ये बताता है कि वो तो दिल्ली जाने का बोलकर कल सुबह ही घर से निकल गए थे, आज दोपहर तक आ जाएंगे, लेकिन उनके तीनों मोबाइल फोन्स बंद हैं। ये थोड़ी चिंताजनक चीज थी, क्योंकि एक साथ सभी फोन्स बंद कैसे हो सकते हैं। ये सुनते ही बेटे ने भी अब पिता के फोन को ट्राई किया, पर इसका भी नहीं उठाते। अब बेटे को भी चिंता होने लगी। अब ये मामला धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। बेटे ने अपने बाकी परिजनों को इसके बारे में बताया। जो चाचा गांव गए हुए थे उनको बोला। दोपहर तक भी मानवेंद्र जब घर पर नहीं पहुंचे तो परिवार की चिंता और बढ़ने लग जाती है। सभी रिश्तेदारों और जानकारों को कॉल करके पूछा और बताया जा रहा था। पता चलता है कि 20 फरवरी को मानवेंद्र जी की लखनऊ में ही एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। फिर वो दिल्ली क्यों गए और बिना किसी को इन्फॉर्म किए। बेटे अक्षत ने बताया कि उस दौरान पिताजी थोड़े गुस्से में भी लग रहे थे। आखिर उनको अचानक ऐसा क्या काम आ गया जो सुबह सुबह ही निकल गए। दिल्ली जाने की चर्चा उन्होंने किसी से भी नहीं की थी, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं बताया था। पिछली रात जब शादी में गए थे तो वहां पर भी किसी को नहीं बताया था। अचानक उसके अगले ही दिन कैसे जा सकते हैं। ये भी लग रहा था कि रास्ते में ही कुछ हुआ होगा। 21 फरवरी का भी पूरा दिन बीत गया। 22 फरवरी आया, 2 दिन गुजर चुके थे। अगर मोबाइल रास्ते में डिस्चार्ज हो गया तो दिल्ली पहुंचकर चार्ज किए होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं। 2 दिन बीतने के बाद भी तीनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ। बेटा लगातार अपने सभी करीबियों को इन्फॉर्म कर रहे थे। लोग भी घर पर आने लगे। चाचा अरविंद भी आते हैं। बेटा कुछ लोगों के साथ आशियाना कोतवाली गया और वहां पिता के गायब होने की एप्लीकेशन दी। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और दोस्त यार सभी मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। नाम रखा मानवेंद्र मिसिंग अपडेट। इसमें लोग उनसे जुड़ी जानकारी, फोटोज पोस्ट किया करते हैं। इसमें एफआईआर की कॉपी भी पोस्ट की जाती है। पुलिस ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू की। मानवेंद्र जी की आखिरी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। उन्होंने किससे किससे बात की, कहां पर गए होंगे। तीनों मोबाइल फोन्स की लोकेशन देखी जा रही थी। मानवेंद्र जी की बहन और एक पड़ोसी के अनुसार आखिरी बार अपने व्हाट्सएप पर वो एक्टिव हुए थे 19 और 20 फरवरी के दरमियानी रात 1:34 के आसपास। उसके बाद ऑफलाइन हो गए। उधर इनकी आखिरी लोकेशन मिलती है काकोरी एरिया में, जहां पर इनके पैथोलॉजी लैब की ब्रांच भी है। वहां पर पुलिस, दोस्त, रिश्तेदार देखने गए, पर कुछ नहीं मिला। बीच में उनका एक मोबाइल फोन शाम के 6:53 पर ऑन हुआ था, लेकिन फिर बंद हो गया। अब वो फोन किसके पास है, किसने ऑन किया, पता नहीं चल सका। पुलिस अपनी जांच में लगी थी। इधर लोगों ने, पड़ोसियों ने अपने लेवल पर जांच शुरू कर दी। कॉलोनी के लोगों ने घर के आसपास लगे कैमरों को देखना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर एक दिक्कत की बात भी थी। मानवेंद्र जी के घर में कोई भी कैमरा नहीं लगा था। आसपास के घर में भी ऐसे जगह पर लगे हुए थे जिनका फोकस सीधे घर की तरफ नहीं था। फिर भी लोगों ने अपने हिसाब से रास्तों पर लगे कैमरे चेक किए। इसी बीच एक अहम जानकारी पता चलती है। 19-20 फरवरी की दरमियानी रात 1 बजे के आसपास मानवेंद्र जी अपनी कार से घर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। फिर ये 1:34 तक व्हाट्सएप पर एक्टिव थे। उसके बाद सो गए होंगे। जब सुबह के फुटेज चेक किए तो उसमें कहीं भी मानवेंद्र जी घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखे, ना तो अपनी कार से और ना ही पैदल। लोगों ने आगे के फुटेज भी चेक किए, पर कुछ नहीं मिला। मानवेंद्र जी रात को शादी अटेंड करने के बाद घर पर आए तो थे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले। फिर कहाँ जा सकते हैं, घर पर तो है नहीं। उधर पुलिस घर से लेकर काकोरी तक लगे कैमरे भी खंगालती है। आखिर वहां पर मोबाइल फोन कैसे गया, कौन लेकर गया। मानवेंद्र जी की फैमिली डीएसपी ऑफिस भी जाती है ताकि पुलिस अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा सके, उनको ढूंढ सके। अब तारीख आ गई 23 फरवरी की। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग परेशान थे। परिवार अपने लेवल पर जांच कर रहा था और पुलिस भी जांच में जुटी थी।
23 फरवरी की दोपहर में 2 बजे अक्षत अपने पिता मानवेंद्र के करीबी दोस्त सोनू को कॉल करता है और बताता है कि इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने स्वयं कुछ कर लिया है। ये सुनकर सोनू जी हैरान हो जाते हैं और भागे दौड़े घर पर पहुंचे। इन्होंने अक्षत से पूछताछ शुरू की, तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, कैसे और क्या हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? 3 दिन से बदहवास होकर सभी लोग उनको ढूंढ रहे हैं। सोनू ने इसको डांट लगाई कि इतने दिन बाद क्यों बता रहे हो। थोड़ी फटकार लगाने के बाद अक्षत इनके ही सामने टूट जाता है और सारी चीजें बताता है। अब ये बात बाकी करीबी लोगों को भी पता चली। बेटे के हाथों से पिता के साथ कुछ हुआ था। तुरंत इसके बारे में पुलिस को खबर की जाती है। इसको थाने लेकर गए कि पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बताना। 20-25 मिनटों के नॉर्मल पूछताछ के बाद इसने सब कुछ बताने शुरू कर दिए। उधर घर पर इसकी छोटी बहन कृति थी। भाई के पकड़े जाने के बाद अब ये भी रिश्तेदारों को कुछ रहस्य बताती है जो पिछले 3-4 दिनों से अपने जहन में दबा कर रखे थे। सब कुछ बहन की आंखों के सामने हुआ था। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल नॉर्मल रही। चाची के पास जाकर भोजन करती। पड़ोस में ही कुछ दूर इसकी एक सहेली रहती है, उसके घर पर भी गई एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए। स्कूल जाकर एग्जाम दिए। इसके पास कई मौके थे सबको बताने के, फिर भी नहीं बताया। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना ही उलझा हुआ भी है। 19 फरवरी की देर रात को मानवेंद्र जी अपने घर पर आए। बेटी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी, बेटा भी घर पर ही था। मीडिया के अनुसार पिता थोड़े नशे में थे। घर में 50 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। उसको ये गिनना शुरू कर देते हैं कि पूरे हैं या नहीं। इनका जो शराब का ठेका है उसके लाइसेंस को रिन्यू करवाना था, जिसकी आखिरी डेट 23 फरवरी की थी। उसे पहले ही करना है। ये पैसे उसके लिए ही थे। पर जब मानवेंद्र जी ने काउंट किया तो एक बड़ा अमाउंट उसमें से गायब था। इसका संदेह सीधे आया अपने बेटे अक्षत पर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। कुछ पड़ोसियों का कहना है कि 1 महीने पहले मानवेंद्र जी माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले थे, लेकिन उसी बीच घर से ब्रेसलेट, 2 अंगूठी, 32,000 रुपए कैश गायब हो जाते हैं। 3rd फ्लोर पर बेटा बेटी और पिता के अलावा केवल एक ही इंसान जाता था, जो थी मेड, घर की साफ सफाई करने के लिए। पिता का संदेह उसी मेड पर आ गया। चोरी की वारदात को लेकर कॉलोनी में भी बखेड़ा खड़ा हुआ। मानवेंद्र जी पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करने वाले थे, लेकिन पड़ोसियों ने समझाया कि पहले अपनी तरफ से थोड़ी जांच कर लो, गहने पैसे घर में ढूंढ लो, बच्चों से पूछ लो। मेड ने भी चोरी से इनकार किया था, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके हाव भाव से भी लग रहा था कि वो इसके पीछे नहीं है। फिर भी मानवेंद्र नहीं माने और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई मेड के खिलाफ। पुलिस आती है और जांच करती है। चोरी के सारे गहने और पैसे घर से ही मिल जाते हैं और ये काम घर के ही बेटे अक्षत ने किए थे। उसने ही चोरी किए थे। जब पता चला कि बेटे ने ऐसा किया है तो केस वापस ले लेते हैं ताकि चोरी के इल्जाम में जेल ना जाए, मुकदमा ना हो। इसके बाद मेड भी पुलिस के पास जाकर कंप्लेन दर्ज करवाती है मानवेंद्र के खिलाफ। पिता अपने बेटे से काफी नाराज हुए थे। तभी 19 फरवरी को भी 50 लाख रुपए काउंट करते समय जब उसमें से कुछ पैसों का हेरफेर मिला तो उसका संदेह भी बेटे पर गया, अक्षत पर। अक्षत को लेकर भी लोग बताते हैं कि ये लड़का थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल टाइप का था। हालांकि मोहल्ले में कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। जब भी मिलता तो नमस्ते करता। इसको केवल रामलीला के समय ही देखा जाता था। मानवेंद्र जी के पास भले ही करोड़ों की प्रॉपर्टी और बिजनेस था, मगर ये चाहते थे कि बेटा भी अपना कुछ पहचान बनाए, नीट क्लियर करके MBBS करे और डॉक्टर बने। अपना पैथोलॉजी लैब तो है ही, उसको स्वयं संचालित करे, काम को और आगे बढ़ाए। लेकिन बेटे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का नहीं बल्कि किसी और चीज में था। इसको रेस्टोरेंट की चेन ओपन करनी थी, लॉन या रिजॉर्ट के बिजनेस में जाना था। जब ये 9th या 10th में गया तभी पिता ने इसका एडमिशन नीट की तैयारी के लिए एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में करा दिया। ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था, लेकिन मेडिकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसको बिजनेस करना है, BBA या MBA करना है। लेकिन पिता का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने। करीब 5 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू करवा दी थी। इसने 2 बार एग्जाम भी दिए लेकिन हो नहीं पाया। अगर बेटा नीट नहीं निकाल पा रहा तो पिता प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए फीस देकर भी डॉक्टर बनाने को तैयार थे। लेकिन अक्षत को करना ही नहीं था। पिता इस पर दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं। इससे परेशान होकर करीब 3 साल पहले अक्षत 6 पन्नों का नोट लिखकर, चिट्ठी लिखकर घर से भाग जाता है। इसे नीट नहीं करना, ये घर से जा रहा है और कुछ बनकर लौटेगा। पिता को उसने घर पर ही कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो पीछा ना कर सके। जैसे ही बेटे की चिट्ठी पिता को मिली, पिता ने उसके दोस्तों को कॉल करना शुरू कर दिया। उनसे बोला कि अगर उसको कुछ हुआ तो पुलिस तुम्हारे घर पर आएगी। इससे दोस्त भी डर जाते हैं और पिता की सहायता करने लगे। अक्षत कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसने दोस्त को उसी स्टेशन पर मिलने बुलाया और दोस्त ने अक्षत के पिता को ये बात बताई। अक्षत ने दोस्त से मिलने से पहले उसको वीडियो कॉल किया। ये देखा कि उसके साथ कोई और तो नहीं है। फोन को चारों तरफ घुमा कर देखता है, पर उसी टाइम पिता भी इसके पहुंच जाते हैं। इसको पकड़ लिया, समझा बुझाकर घर पर लेकर आए। अक्षत के दादा, चाचा, चाची, बुआ सभी ने मानवेंद्र से बोला कि बेटे पर इतना दबाव मत दो। अगर उसको नीट नहीं करना है तो जाने दो, उसका जो मन है वो करने दो। फिर पिता भी मान जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने बेटे और बेटे के अकाउंट में 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पड़ोसियों और कुछ करीबी लोगों के अनुसार यही वो समय था जब मामला हाथ से निकलने वाला था। इसके बाद से अक्षत की आदतें बिगड़ गईं।
ये ज्यादा पैसे खर्च करने लगा। खर्च करने की आदत हो गई। पिता ने कहा कि तुम कोई जॉब करो, उसमें कमाओ और फिर खर्च करो, उसके अलावा कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अक्षत को बिजनेस की पढ़ाई के बाद रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट का काम करना था। पिता ने इसको एक शराब के ठेके और पैथोलॉजी लैब की जिम्मेदारी सौंप दी। पहले इनको आगे बढ़ाओ, बाद में कुछ और करना। बीबीए का 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। मीडिया के अनुसार पिता बेटे का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद इसका एडमिशन नेपाल के किसी मेडिकल कॉलेज में करवाते हैं ताकि डॉक्टर बन सके। उनके अंदर से जिद नहीं निकली थी। पिता, बेटा और बेटी तीनों के बीच थोड़ी दूरी भी थी, खासकर माँ के जाने के बाद। मानवेंद्र और इनकी पत्नी के रिश्ते थोड़े उतार चढ़ाव वाले थे। मीडिया के अनुसार साल 2009 में पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराया, लड़ाई झगड़े और हाथापाई का, लेकिन परिवार वालों के समझाने के बाद केस वापस ले लिया। 2018 में पत्नी का रहस्यमय तरीके से देहांत हो जाता है। अब उसको लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं। उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ ले लिया था, लेकिन मानवेंद्र के पिता और बहन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको दिमाग की कोई बीमारी थी, नस में प्रॉब्लम थी, उनकी न्यूरो सर्जरी भी हुई थी, इसके बावजूद भी नहीं बच पाई। पर उनके जाने के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। दोनों बच्चे भी काफी अकेले पड़ गए थे। तब बेटा 11 साल का था। पत्नी के जाने के बाद इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। ये भी बात उठती है कि मानवेंद्र जी का किसी महिला से अफेयर था, उसी को लेकर पत्नी ने वैसा किया। पिता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्रेम किया करते हैं। इन्होंने दोबारा शादी नहीं की, बच्चों की देखभाल में ही लगे रहे और बिजनेस को संभाला। महीने भर पहले जब पैसे और गहने चोरी होने की वारदात हुई घर में और अक्षत का नाम आया, तब पिता ने दोनों बच्चों से गुस्से में कहा कि तुम लोगों के लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चाहते तो शादी करके घर बसा सकते थे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं किया। चोरी की घटना होने के बाद पिता थोड़े सख्त हो गए थे। अक्षत कहाँ पर जाता है, क्या करता है, किनसे मिलता है, इसके दोस्त कौन कौन से हैं, सब पर ध्यान देने लगे। मीडिया के अनुसार एक पड़ोसी ने खुलकर बोला कि मानवेंद्र जी का कई महिलाओं से अफेयर है। इससे भी बच्चे पिता से थोड़े नाराज रहते हैं। एक करीबी के अनुसार करीब 2 दिन पहले किसी महिला से कॉल पर झगड़ा भी हुआ था। ये दूसरी शादी के लिए भी मशवरा ले रहे थे। यह भी बात है कि अक्षत की भी गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में पिता को पता चला। उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को बेटे से दूर रहने को कहा। उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, डॉक्टर बनना है। अक्षत उसी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार के लिए अपने घर पर चोरी करने लगा था, ऐसा मीडिया का कहना है। करीब महीने भर से पिता और बेटे में तनाव चल रहे थे। अक्षत के पकड़े जाने के बाद पुलिस 23 फरवरी की शाम को इसको लेकर घर पर आई। इससे पूछताछ किया। फॉरेंसिक टीम ने 3rd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को एग्जामिन किया। करीब 8 घंटे जांच होती है, जो काफी रात तक चली। 19 फरवरी की रात को पिता शादी से घर लौटे। पैसे काउंट किया, जो कम लग रहा था। फिर उनका अपने बेटे अक्षत से थोड़ा बहस हो जाता है। नीट के एग्जाम को लेकर भी झगड़ा होने लगा। मामला इतना गर्म हो जाता है कि पिता के पास एक राइफल थी, लाइसेंस वाली। उसको ये निकाल कर लाएं और बेटे पर तान दिया। इससे बेटा डर जाता है और शांत हो गया। पिता ने इस पर हाथ भी उठाए थे। कुछ देर के बाद बेटा कमरे से निकल जाता है। इन्होंने बस डराने के लिए निकाला था। फिर पिता ने थोड़ा फोन यूज किया और सोने की तैयारी करने लगे। बेटे भी पिता के पास आकर उनके हाथ पर अपना सर रखकर सो गई। पिता ने अक्षत को भी सोने के लिए बुलाया, पर यह नहीं जाता है। ये रात भर बैठकर सोच रहा था। हाथ उठाने के चलते इसको बेइज्जती महसूस हुई थी। पड़ोसी के अनुसार ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसको अपने पिता के पूरे बिजनेस पर कंट्रोल चाहिए था, सब कुछ इसके पास रहे। भोर में लगभग 4:30 बजे के आसपास अक्षत वही हथियार लेकर कमरे में आया जहां पर पिता और बहन सो रहे थे। इसने पिता के सर पर निशाना लगाया। काफी तेज आवाज भी होती है। उनके हाथ पर सर रखकर सो रही बेटी भी जग गई और जोर से रोने लगी। पिता को देखकर ये काफी डर जाती है। भाई के हाथ में वो हथियार देखा। अब ये भी सवाल था कि इतनी तेज आवाज हुई तो नीचे के फ्लोर पर सो रहे बाकी परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग ये आवाज सुनकर जगे क्यों नहीं, उनको अजीब क्यों नहीं लगा। दरअसल ये शादी का सीजन चल रहा था। आसपास कई मैरिज हॉल हैं जहां पर शादियां हो रही थीं। लोगों ने सोचा कि वहां पर पटाखे चल रहे होंगे, आतिशबाजियां हो रही होंगी। अक्षत ने बहन से कहा कि तुम किसी को बताना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। वो काफी डरी सहमी थी, रो रही थी। फूफा के अनुसार जब ये भतीजे से मिले और उसके बारे में बात किया तो उसने कहा कि गलती से हो गया था। मीडिया के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद अक्षत पुलिस को सरेंडर करने वाला था, लेकिन माइंड चेंज हो गया। अगर ये जेल जाता है तो इसकी बहन का ध्यान कौन रखेगा। माँ तो नहीं है, पिता भी चला गया, बेटी काफी अकेली हो जाएगी। घटना के दौरान बेटी अब इस कमरे में नहीं रह सकती थी। इसने कहा कि ये नीचे जा रही है 2nd फ्लोर पर चाची के पास। हालांकि घर पर चाचा नहीं थे, वो गांव गए हुए थे। कृति चाची के पास जाती है और वहीं सो जाती है। अब अक्षत बैठकर सोचता है, इंटरनेट पर सर्च करता है कैसे क्या किया जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए। पिताजी का वजन 110 केजी के आसपास था। बेटा उनको गद्दे या रजाई में लपेट कर 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाया। नीचे का पूरा घर खाली पड़ा था। 2 दिन पहले किराएदार भी खाली करके जा चुका था। पिता को उसी कमरे में ले गया जहाँ पर बाथरूम अटैच था। इसने पहले भी कुछ वेब सीरीज देख रखे थे, न्यूज सुन रखे थे। पहले इसने सोचा कि पिता को कार से लेकर जाएगा और गोमती नदी में ठिकाने लगा देगा, लेकिन उनका वेट ज्यादा था, काफी मुश्किल से नीचे लेकर आया। अब उतनी दूर कैसे लेकर जाए, कार में कैसे रखेगा। इसके बाद ये कुछ और सोचता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था ताकि किसी को संदेह ना हो। उधर बहन भी काफी डरी हुई थी। भाई ने रात में ही ऊपर के कमरे और सीढ़ियों की सफाई कर दी थी।
सुबह होने पर इसने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से 2 चाकू ऑर्डर किए जो 10 मिनट में पहुंच जाता है। हालांकि ये चाकू नॉर्मल थे, किचन वाले, कोई बड़े नहीं थे। इसने बाथरूम का टैप भी चालू कर दिया ताकि साफ सफाई में आसानी हो, लेकिन ये चाकू किसी काम के नहीं, काफी छोटे थे, काम नहीं हो पाएगा। फिर ये बाजार खुलने का वेट करता है। इसके बाद ये बाजार गया, 2 आड़ियाँ खरीदी, कुछ पॉलीथीन लिए। ये दोनों हाथ, दोनों पैर, सर, धड़ अलग करता है, उनको पॉलीथीन में रखें। फिर गाड़ी को घर के अंदर लेकर आया। अमूमन कार घर के बाहर ही रहती है, रोड पर, ना कि घर के अंदर। ये कार को इसलिए घर के अंदर लेकर आया ताकि बाहर कोई देख ना सके कि कार में क्या रखने वाला है। गाड़ी को अंदर लाकर उसमें हाथ पैर रखे और नादरगंज नहर किनारे गया। झाड़ी में ठिकाने लगाए। कुछ पारा के सदरौना इलाके में भी ठिकाने लगाता है। ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे ट्रैक के पास इसने दोनों चाकू और आड़ियां भी फेंक दिए। सरोजनी नगर इलाके में ऊनी चादर लाकर तारपिन ऑयल से राख करने की कोशिश की। घर पर सर और धड़ पड़े हुए थे बाथरूम में। इसने सोचा कि उनको भी सुनसान जगह पर ले जाकर तारपिन ऑयल से राख कर देगा। उनको भी मौका देकर कार से लाना है और ठिकाने लगाना है, तब तक के लिए स्टोर करना पड़ेगा। बाथरूम में ऐसे ही नहीं रख सकते। ये ब्रेजा कार से बाजार गया और घूमता रहा। 3 दुकानों पर देखे होंगे। इसके बाद एक नीला ड्रम लेता है प्लास्टिक का, जो कि आराम से कार में फिट हो जाए। जहां जहां से इसने सामान लिए थे पुलिस ने वहां के कैमरे के फुटेज भी निकाले और बिलिंग डिटेल्स को भी कलेक्ट कर रही है। अक्षत ने सोचा कि जब मोहल्ले में सुनसान होगा तब बाकी चीजें भी ड्रम सहित ठिकाने लगा देगा। ये घर पर आकर ड्रम में रखकर पैक किया। उसके बाद एक कार को अंदर लाकर धुलता है। धुलते हुए चाची ने देख लिए और पूछा कि क्या कर रहे हो। इसने कहा कि कार गंदी हो गई है, धुलाई कर रहा हूँ। चाची ने हेल्प करने की बात कही, लेकिन भतीजे ने मना कर दिया। अभी इंतजार करता है मौके का, कभी ड्रम को लेकर जाए। इसको मौका मिलता भी है, लेकिन जब ये ड्रम को बाहर निकाल रहा था तभी शराब ठेके के मुनीम घर पर आ जाते हैं, वो पैसे और कागजात के लिए, ताकि रिन्यू करवा सके। उनको देखकर अक्षत डर गया और प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोबारा इसको मौका नहीं मिल पाता है। फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि मानवेंद्र जी फोन नहीं उठा रहे हैं, वो गायब हो गए हैं। जिसके बाद घर पर लोगों का आना जाना होने लगा। अक्षत पूरे घर में रूम फ्रेशनर भी छिड़क रहा था ताकि बदबू ना आए। जैसे जैसे समय बीत रहा था अक्षत और भी परेशान होने लगा, कहीं फंस ना जाए, पकड़ा ना जाए। इसने करीब 135 बार जानकारों को कॉल किए थे ताकि पुलिस कल को सीडीआर निकाले तो संदेह ना हो। ये भी परेशान है और लोगों से पिता के बारे में पूछ रहा है। इसने पिता के एक दोस्त वकील से भी कांटेक्ट किया। उनसे किसी जरूरी काम के लिए मिलना चाहता था अकेले में, पर वो वकील कोर्ट में बिजी थे और आ नहीं पा रहे थे। इसकी बहन चाहती तो कई बार ऐसे मौके आए थे जब भाई पास नहीं था। ये सहेली के घर पर गई पढ़ाई करने के लिए, जो पड़ोस में था। उसके परिवार को बता सकती थी। स्कूल में एग्जाम देने के लिए गई, टीचर को बता देती। अक्षत जब बाहर था तो घर के बाकी परिवार को बता देती। जब भाई पकड़ा गया तब जाकर बहन बताती है। ये काफी डरी सहमी थी। इसका भी केस में जुड़े होने का संदेह है, लेकिन भाई अक्षत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, जो किया इसने ही किया था। पुलिस को भी बहन का कोई रोल नहीं मिलता है। पुलिस ने अक्षत के बताए गए जगह से हाथ पैर बरामद किए। बाकी चीजें घर में रखे हुए ड्रम से मिल गईं। वो लाइसेंसी हथियार भी घर के अंदर ही चादर में छिपाया हुआ था, वो भी बरामद हो गया। बाकी चीजें भी पुलिस बरामद कर लेती है। 24 फरवरी को पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ अगले दिन, जिसे मानवेंद्र के भाई अरविंद सिंह के बेटे कृत्य सिंह ने किया। उस दौरान अरविंद भी काफी रो रहे थे। बेटी भी पिता के लिए रो रही थी। कोर्ट में पेश करने के बाद अक्षत की 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी मिली। लोगों ने सोचा नहीं था, कभी संदेह भी नहीं हुआ कि बेटे ने ऐसा किया है। अक्षत ने पुलिस से कहा कि इसकी बहन को गंभीर बीमारी है, ये उससे मिलना चाहता है। इसने अपना फोन भी वापस मांगा, लेकिन पुलिस ने फोन को पहले ही FSL भिजवा दिया था जांच के लिए। पुलिस इसकी बहन को थाने में लाकर मिलवाती है। अक्षत के अकाउंट में 22,000 रुपए थे। उसमें से 6,000 रुपए पैथोलॉजी लैब के क्लर्क को सैलरी के रूप में देना है, बाकी पैसे बहन रख ले। इसने बहन को घर में रखे हुए कुछ पैसों के बारे में भी बताया। अक्षत की अस्पताल में काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के बाद जेल भेजा गया। यह भी काफी पछता रहा है। मानवेंद्र के एक पड़ोसी ने फेसबुक पर काफी बड़ा पोस्ट किया और रिश्तों की कड़वाहट की तरफ इशारा किया। लिखा कि अक्षत 11 साल का था जब उसकी मां चली गई। उस घटना को लेकर ससुराल पक्ष को ही दोषी माना जाता है। रिश्तेदारों और करीबियों ने बच्चों के मन में पिता के लिए नफरत भरा। मानवेंद्र की एक महिला मित्र है इसकी चर्चा की ताकि बच्चों की नजर में पिता की छवि खराब हो। अक्षत की गर्लफ्रेंड थी, इस पर भी पोस्ट किया, जिस पर वो लाखों रुपए उड़ाता। ऐसे ही पिता बेटे के बीच रिश्ते और पैसों को लेकर तनाव हुआ। पुलिस का कहना है कि नीट एग्जाम को लेकर झगड़ा हुआ था। परिवार कहता है कि वजह कुछ और है, नीट के लिए कौन ऐसा करेगा। पिता और बेटे में काफी लंबे समय से तनाव चल रहा था, जबकि नीट को लेकर झगड़ा तो बस आखिरी कील साबित हुआ। अब 21 साल का नौजवान लड़का जेल में रहेगा, जिसके लिए पिता ने इतने सारे सपने देखे, पैसे कमाए, संपत्ति बनाई। अगर पिता और बेटा बैठकर आपस में बातचीत कर लेते तो शायद मामला सुलझ सकता था। पड़ोसी भी पछता रहे हैं कि उनको ही दोनों को बैठाकर समझाना चाहिए था। बहन की देखरेख के लिए परिवार के बाकी लोग हैं, फिर भी अकेली पड़ चुकी है। माँ नहीं, पिता चला गया, भाई भी जेल चला गया। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।